कि जब कोई गवर्नमेंट चलाई जाती है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है, जैसे जहाँ पे पहले वज़ीर आज़म, फिर उसके बाद प्रोविंसेस की डिवीज़न, फिर उसके बाद वजारत डिवीज़न अलग से जो डिवीज़न जैसे लाहौर डिवीज़न, जड़ावाला डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुने होंगे। अब उसके बाद क्या रहता है, अब जब मुंसलिका महकमा जात भी गुजर गए, मातहत दफ्तर भी गुजर गए, उसके बाद आते हैं कि उनके अंदर जो है अहम ओहदेदार कौन होते हैं, कौन वो लोग होते हैं जो उन सारे इदारों को चला रहे होते हैं। सबसे पहले होता है कि सदर पाकिस्तान। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसमें है कि हमारे मुल्क का निज़ाम पार्लिमानी निज़ाम है, जिसके तहत यहाँ का जो वज़ीर आज़म होगा वो इलेक्टेड होगा, और दूसरा वो वज़ीर आज़म जो है वो एग्ज़ेक्टिव हेड होगा, मतलब वो हुकूमत का सरबरा होगा। जो भी हुकूमत के फ़ैसले होंगे वो वज़ीर आज़म अपनी कैबिनेट के साथ मिल के और बाद में अपने मिनिस्टर्स की राय के साथ वो फ़ैसला करेगा। फ़ैसला करने का हक़, कुछ एक्शन लेने का हक़ यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हक़ दिया गया है वो यहाँ पे वज़ीर आज़म ही है। लेकिन सबसे जो यहाँ पे नोट करने की चीज़ है कि यहाँ पे जो मुल्क का सरबराह है, ठीक है, जो मुल्क पूरी स्टेट का सरबराह है, उसको जो है वो सदर बनाया गया, मतलब उसको सदर को बनाया गया है कि यहाँ के जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो सदर है, लेकिन जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो है यहाँ पे वज़ीर आज़म। अब जो सदर है उसके पास बाकायदा कोई पावर नहीं है, वो एज अ टिटुलर हेड ऑफ़ स्टेट काम कर रहा है, मतलब कि वो सिर्फ साइन कर सकता है और उसकी साइन के बगैर जो है, लेकिन उसकी अहम ज़रूरत ये है कि जब कोई भी बिल पास होता है नेशनल असम्बली में या सेनेट में, जब कोई भी बिल पास होता है उसको पास होने से पहले अप्रूवल के लिए सदर के पास जाना होता है, और अगर सदर उस पर साइन ना करे तो वो बिल पास नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि फिर क्या कहते हैं कि अगर फिर भी फेवर दोबारा वो आ जाता है, दोबारा से सेनेट में और नेशनल असम्बली में दोबारा डिबेट होती है उस बिल पे, अगर वो बिल जो है, अगर सबको फिर से उसको राय मिल जाए, उसके बाकी ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों की राय मिल जाए कि इस बिल को पास होना ही चाहिए, वो दोबारा सदर के पास जाता है, और अगर सदर दोबारा उस पर साइन ना करे तो वो बिल है सदर की बग़ैर अप्रूवल के, बग़ैर उसके साइन किए वो पास हो जाता है। लेकिन क्या है कि एक दफ़ा उस सदर के पास जाना ज़रूरी होता है, और सदर के लिए उसके लिए 15 दिन वेट भी करना होता है, इंतज़ार भी करना होता है कि सदर अगर अप्रूवल दे ही दे, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि जंग डिक्लेयर करनी होती है, जंग जो एमरजेंसी सिचुएशन होती है कि जब ऐलान करना होता है कि ये होने जा रहा है हमारे मुल्क में, वो भी सदर डिक्लेयर करता है, वो कभी प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर नहीं किया कि ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये होता है कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर किसी को इम्पीचमेंट का करना सामना हो और उसके बाद उसको डिक्लेयर हो जाए कि ये जो है गिल्टी है किसी क्राइम के लिए, तो सदर जो है उसको जो डिस्क्वालीफाई करके किसी और को अपॉइंट एज ए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, मतलब उसको क्या है कि उसको टेम्परेरी तौर पे उसको प्राइम मिनिस्टर किसी और बंदे को बना सकता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ टेम्परेरी, क्योंकि इलेक्टेड का हक सिर्फ यहाँ की पब्लिक को है, इसलिए तो पाकिस्तान रिपब्लिक है ना, कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे हुक्मरान बनेगा वो इलेक्टेड होगा, वो सेलेक्टेड या अपॉइंटेड नहीं होगा, सही है। अब उसके बाद देखो कि जैसे मुल्क का सरबरा सदर पाकिस्तान है, जिसका इंतखाब दोनों ऐवानों के अरकान और सूबाई असम्बली के अरकान 5 साल के लिए करते हैं। सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की नसीहत पर अमल करते हैं और इसके अलावा वो पार्लियामेंट के पास शुदा बिलों को मंजूर करता है, जैसे अभी बताया कि बिल कैसे पास होते हैं, या वापस भिजवा देता है और ऑर्डिनेंस जारी करता है। लेकिन क्या होता है, सदर जो पाकिस्तानी जो सफ़ीरों की तकर्री भी वही करता है जो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स होते हैं, जैसे यूएसए में हर मुल्क में तकरीबन पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं जहाँ पे एम्बेसीज़ हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको अपॉइंट करने का काम भी, क्योंकि वो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनका अपॉइंट करने का काम भी सदर का होता है, और उनको जो हंगामी सूरत हाल में वापस बुलाना, अगर किसी मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं तो वहाँ पे जो हमारे अपॉइंटेड हों सफ़ीर, उनको वापस बुलाने का हक़ भी सदर के पास होता है। और गैर ममालिक के सफ़ीरों के कागज़ात नामज़दगी, मतलब कि उनको अपॉइंट करने का हक़ भी जो है वो भी जो गैर मुल्की सफ़ीर जहाँ पे पाकिस्तान में आए, चाहे वो यूएस एम्बेसी में काम कर रहे हों, चाहे वो किसी और मुल्क के एम्बेसी में काम कर रहे हों, उनके जो अप्रूवल है वो भी सदर का काम है देना। मुल्क को अंदरूनी या बैरूनी कोई ख़तरा हो तो हंगामी हालात का ऐलान भी कर सकता है, मतलब जो एमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, चाहे आप कहो कि मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, चाहे आप कहो कि मुल्क में जो है जंग शुरू हो गई है किसी और मुल्क के साथ, उसका जो ऐलान है, उसका बाकायदा जो डिक्लेरेशन है वो जो ये सदर करता है।
उसके बाद आ जाता है जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, सॉरी हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, ठीक है, वो होता है वज़ीर आज़म। मतलब जो हुकूमत का सरबराह बंदा होता है हमारे मुल्क में, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पावर है, वो वज़ीर आज़म है और ये इलेक्टेड होता है। वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह है। इसका इंतखाब कौमी असम्बली 5 साल के लिए करती है। इसकी मदद के लिए वफाकी काबीना होती है, उसकी सेंट्रल कैबिनेट होती है या फेडरल कैबिनेट कह लो, जिसके अरकान का इंतखाब वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के अरकान में से करता है। जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वही उसकी कैबिनेट में शामिल होते हैं, चाहे वो सेनेट के हों चाहे वो नेशनल असम्बली के हों। फिर उसके बाद है कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना अपनी तमाम कारकर्दगी के लिए पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह हैं। मतलब ये अकाउंटेबल हैं पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के हर मेंबर के सामने, कि अगर यहाँ पे कुछ भी मसला होता है, कोई सिचुएशन ख़राब होती है, कोई केस ऐसा निकल आता है जिसमें जो वज़ीर आज़म को या उसकी कैबिनेट को जवाबदेह होना पड़े, तो वो जवाबदेह सिर्फ लेजिस्लेचर्स या पार्लियामेंटेरियंस के सामने हो सकते हैं। बाद में सेकंड स्टेप आता है कि उनके ऊपर अगर केस शुरू हो जाए, कोई कोर्ट ट्रायल शुरू हो जाए, तो फिर वो जो है वो यहाँ की जो अदलिया है वो जवाब लेगी। फिर उसके बाद आ जाता है वज़ीर आज़म, ठीक है, वज़ीर आज़म को तमाम इंतज़ामी इख्तियारात हासिल होते हैं। मतलब सारे एग्जीक्यूटिव जो जितने भी ऑर्डर्स हैं, डिक्लेरेशंस हैं, वो ये कर सकता है। इसे कानून साजी, बजट साजी और अमूर दिफा में इख्तियारात हासिल होते हैं। मतलब कोई भी कानून बनना है लेजिस्लेचर में, उसमें अप्रूवल देना जो है वो वज़ीर आज़म का काम है। उसके बाद जब बजट प्रिपेयर होता है, जब वो प्रेजेंट होता है, उसकी प्रेपरेशन से लेके उसकी प्रेजेंटेशन तक जो सदर जो है वो अपनी राय दे सकता है। उसके अलावा जो अमूर दिफा है, मतलब कि आर्मी के साथ कैसे डील करना है, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं पाकिस्तान की तीनों, चाहे वो एयर फोर्स है, नावल फोर्स है या आर्मी है, उनके साथ उनको कितना बजट में से हिस्सा देना है, उनके साथ कैसा सलूक करना है, क्या सिस्टम जो भी है, या उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रवैया कैसा रखना है, वो भी ये वज़ीर आज़म उसमें इंटरफेयर कर सकता है और अपनी राय दे सकता है। उसके बाद आ जाती है वफाकी काबीना। वफाकी काबीना या फेडरल कैबिनेट जो वज़ीर आज़म की होती है और मुख्तलिफ मामलात में वज़ीर आज़म की डिसीजन लेने में मदद करती है, ठीक है। और ये जो सारे मेंबर्स होते हैं ये पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। मतलब ये या तो सेनेट में से अपॉइंट किए गए होते हैं या नेशनल असम्बली में से किए गए होते हैं। अब ये जो लोग होते हैं ये मुख्तलिफ अफेयर्स में वज़ीर आज़म की हेल्प करते हैं। और ये जो वफाकी हुकूमत है, मतलब जो भी उसके काम हैं, जो भी उसकी लिस्ट में काम आते हैं, उन सारी लिस्ट को उन सारे को ये जो है वो काम करते हैं। वफाकी काबीना में 2 किस्म के वज़रा होते हैं, यानी वफाकी वज़ीर और वज़ीर ममलिकत, जो वज़ीर आज़म की खुशनुदी तक पार्लियामेंट के एतमाद पे। मतलब ये क्या होता है कि जो कैबिनेट आप रोज़ देखते हो कि कैबिनेट बदलती रहती है, ये इमरान खान की भी आए रोज़ बदलती रहती है। वो होता क्या है कि ये इसमें इमरान खान जो है वो ख़ुद मुख्तार होता है, वो फ़ैसला कर सकता है। अगर कोई उसको अपनी कैबिनेट में मेंबर सही नहीं लग रहा है या उसको ये नहीं लग रहा कि वो सही काम कर रहा है, तो उसको रिप्लेस कर सकता है किसी और नए बंदे से। तो ये यहाँ पे ख़ुद मुख्तारी जो है वो वज़ीर आज़म को दी गई है। अब इसमें होते हैं, आप इसमें 2 तरह के वज़रा होते हैं। एक होता है वफाकी वज़ीर, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, अक्सर लिखा हुआ था अगर किसी का इंटरव्यू आ रहा हो वफाकी वज़ीर बराए जिस भी शोबे से वो ताल्लुक़ रखता है, तो वो वफाकी मतलब वो फेडरल के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके तहत, उनके मातहत जो भी जिस फेयर में भी हों, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो बिजली वाला हो, चाहे वो हेल्थ का हो, उसने पूरे मुल्क की जो हेल्थ की पॉलिसीज़ हैं, हेल्थ किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड लॉज जो हैं, या उसने पूरे मुल्क के अस्पतालों का भी देखना है, उसने डॉक्टर्स के हवाले से भी देखना है, उसने बाकी स्टाफ के अपॉइंटमेंट के हवाले से भी, मतलब उसने चेक एंड बैलेंस रखना है पूरे मुल्क का। ये नहीं कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इस्लामाबाद का रखना है ये। लेकिन जो प्रोविंशियल होंगे, जो सूबाई वज़ीर होते हैं, उन्होंने सिर्फ अपने अपने सूबे का ख्याल रखना है। लेकिन जो वफाकी होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि पूरे मुल्क का वो देख सकते हैं। अब ये है वफाकी वज़ीर वज़ारत का सियासी सरबराह होता है, कि जो सियासी तौर पे, मतलब सियासी सरबराह से मुराद वो सरबराह जो इलेक्टेड हो और वह वज़ीर आज़म के दरमियान एक राब्ता की हैसियत रखता है और ऐवान में अपनी वज़ारत की नुमाइंदगी करता है, नीज़ अपनी वज़ारत पर किए गए सवालात के भी जवाब देता है। कि जो भी उस पर क्वेश्चन रेज़ किए जाते हैं, जो भी उसको क्रिटिक किया जाता है किसी रीज़न की, किसी भी वजह से, किसी केस की वजह से, वो उनका जवाब भी दे सकता है और अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी टाइप जो है वज़ीर ममलिकत। अब वज़ीर ममलिकत डिवीज़न का सियासी सरबराह।
अब वफाकी वज़ीर क्या है कि पूरी वजारत, जो वजारत पहले बताइए, पूरी वजारत का सरबराह, लेकिन जो वज़ीर ममलिकत होता है, जो ख़ास डिवीज़न होती है, वजारत के अंदर ही काफ़ी सारी डिवीजन्स होती हैं और किसी ख़ास डिवीज़न का वो सरबराह होता है, उसको वज़ीर ममलिकत कहते हैं, जो अपनी डिवीज़न और वजारत के दरमियान राब्ते का काम करता है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन करता है दरमियान में, और पार्लियामेंट में अपनी डिवीज़न की नुमाइंदगी करता है कि जब पार्लियामेंट के सेशंस हो रहे होते हैं, ये वज़ीर ममलिकत ही होता है जो अपनी डिवीज़न की अच्छे कामों को लेके चलता है और जो उस पर क्वेश्चन रेज़ किए जाते हैं उन पर सवाल करता है। ठीक है, इसका फ़र्स्ट टॉपिक यही है कि यहाँ का जो, जिसे हम कहते हैं कि वफाकी निज़ाम हुकूमत है, असल में ये वफाकी निज़ाम हुकूमत होता क्या है और ये पार्लिमानी असूल क्या होते हैं। मिस, आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक वफाकी इंतज़ामिया वाला। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, वफाकी इंतज़ामिया। वफाकी इंतज़ामिया से मुराद ये है कि जो सेंट्रल कैबिनेट है, मतलब सेंट्रल कैबिनेट से मुराद जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से चल रही है और वो कहाँ, वहाँ पे कौन कौन से अहदेदार हैं, कौन कौन से ऑफिसेज हैं जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। आप ये देखो कि ये देखो कि अगर आप जो एक पहले होता है सदर का सेक्रेटरीट, फिर वज़ीर आज़म का सेक्रेटरीट और फिर मरकज़ी सेक्रेटरीट, कि हमारा मुल्क जो है इसमें कितने सूबे हैं, तकरीबन 5 सूबे हैं, क्योंकि 5वें की मंजूरी की 2009 में दे दी गई थी, लेकिन बाकायदा तौर पर उसको पूरे जो ऑटोनमस राइट्स हैं वो नहीं मिले, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि वो सूबा है गिलगित वाला। अब ये जो 5 सूबे हैं इनकी जो डिवीज़न की गई है और यहाँ पे इनको जो खुद मुख्तारी किसी किसी सफ़ेयर में दी गई है, वो ये है, वो ये बताती है कि यहाँ का जो निज़ाम हुकूमत है वो पार्लिमानी असूलों पे मुश्तमिल है। पार्लिमानी असूल असूल क्या होते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि एक पार्लियामेंट होती है जिसके जितने भी हाउसेस हों, हमारे मुल्क में 2 हैं, कई मुल्क हैं वहाँ पे सिर्फ एक हाउस होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे उस पार्लियामेंट में कानून बनते हैं और यहाँ से जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो वज़ीर आज़म की कैबिनेट में अपॉइंट होते हैं। और दूसरा पार्लियामेंट का बताने का मतलब ये है कि यहाँ का जो, आवाज कट रही है। मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आप वहाँ से भी देख लेना। तो जो हमारे मुल्क को डिवाइड किया गया है, मतलब हमारे मुल्क में एक हमारे मुल्क की जो यूनिटरी सिस्टम नहीं है, यहाँ पे एक होता है यूनिटरी सिस्टम और एक होता है फेडरल सिस्टम। हमारे मुल्क का फेडरल है, यानी कि वफाकी निज़ाम हुकूमत है। वफाकी निज़ाम हुकूमत में क्या होता है कि यहाँ पे जो पावर्स हैं वो डिवाइड की गई हैं और उन पावर्स की 3 लिस्ट बनाई गई हैं। एक लिस्ट वो है जहाँ पे सिर्फ वज़ीर आज़म जो है फ़ैसला सुना सकता है और उस पर कोई एक्शन कर सकता है। एक लिस्ट वो है जिस पे सिर्फ जो मुल्क सूबों के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो फ़ैसला सुना सकते हैं, और एक तीसरी लिस्ट ऐसी है कि वो उसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट या उसको न्यूट्रल लिस्ट भी कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि दोनों दोनों जो हैं, मतलब चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, किसी सिचुएशन को देखते हुए, किसी ख़ास केस को देखते हुए दोनों में से कोई भी फ़ैसला सुना, मतलब लेकिन अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो फिर फ़ौक़ियत जो है, जो प्रेफरेंस है, वो प्राइम मिनिस्टर के फ़ैसले को दी जाएगी, क्योंकि वो पूरे मुल्क ने उसको अपॉइंट किया होगा, पूरे मुल्क ने उसको जो है वो इलेक्ट किया हुआ है, पूरे मुल्क की आवाम ने। तो इसको सारे को कहते हैं कि यहाँ, इसलिए यहाँ का जो सिस्टम है वो वफाकी है, पार्लिमानी असूलों पे मुश्तमिल है, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट भी है, उसके 2 ऐवान हैं जहाँ पे कानून साजी होती है और जहाँ से पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो सेलेक्ट होते हैं जो वज़ीर आज़म की कैबिनेट के लिए। और दूसरा रीज़न क्या है कि ये पार्लिमानी निज़ाम है क्योंकि यहाँ के जो सरबराह है, यहाँ की जो हुकूमत का सरबराह है वो वज़ीर आज़म है, उसके बाद उसकी कैबिनेट आती है, उसके बाद उसकी, मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपको अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही तो ये वहाँ से रिकॉर्डिंग देख ले यूट्यूब से, क्योंकि अब मैं आवाज़ का तो कुछ नहीं से कर सकती, सब बच्चों का फिर ऐसे होगा। और फिर उसके बाद इस सारे को कहते हैं वफाकी निज़ाम हुकूमत। फिर वफाकी निज़ाम हुकूमत में ओहदेदार होते हैं, सबसे पहला ओहदा जो दिया गया होता है वो वज़ीर आज़म का होता है, लेकिन पूरे जो स्टेट का, पूरी जो मुल्क का सरबराह जिसको कहते हैं, जिसको टाइटल दिया जाए पूरे जो हेड ऑफ़ द स्टेट जिसको कहा जाए, वो यहाँ पे सदर है, क्योंकि सदर की साइन के बगैर यहाँ पे कोई बिल पास नहीं हो सकता, अनलेस के 15 दिन वेट करना पड़े, उसको पास दोबारा भेजा जाए, लेकिन दोबारा जो अप्रूवल दी जाती है, दोबारा के बाद उसको, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं रहती है कि वो करे या ना करे, बिल पास हो जाता है।
ठीक है, लेकिन पहली बार जो है उसके पास जाना ज़रूरी होता है, सदर के पास। उसके अलावा जो इमरजेंसी सिचुएशन मुल्क में हो जाए, कोई जंग हो जाए, कोई मार्शल लॉ लग जाए या कुछ इस तरह की सिचुएशन, तो वो डिक्लेयर करने का, वो अनाउंस करने का जो हक है वो भी सदर के पास होता है। उसके अलावा सदर के पास जो है वो ये भी हक होता है कि जो हमारे मुल्क में जो बाकी जो हमारे मुल्क के सफ़ीर हैं दूसरे मुल्कों में, उनको उनको अपॉइंटमेंट किस तरह करनी है, किसको कहाँ पे भेजना है, वो भी सदर कर सकता है। उसके अलावा सदर ये भी कर सकता है कि जो गैर मुल्की सफ़ीर हमारे मुल्क में आए हुए हैं, उनकी जो कागज़ात नाम उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? हेलो। ठीक है, अभी ये 2-3 मिनट रह गए हैं क्लास में। किसी ने कहा था कि समराइज़ कर दें पूरे सिस्टम को। सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे मुल्क का निज़ाम वफाकी निज़ाम हुकूमत है, जिसमें डिवीज़न की गई है सूबों में और सेंटर में। मतलब इसमें लॉज़ की 3 जो हैं वो या अथॉरिटीज़ की 3 लिस्ट बनाई जाती हैं। एक लिस्ट वो होती है जिसमें वज़ीर आज़म फ़ैसला करता है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर फ़ैसला करता है। एक लिस्ट वो होती है मतलब कोई भी एक्शन कर सकता है। एक लिस्ट वो होती है जो जिसमें यहाँ का जो चीफ़ मिनिस्टर है किसी भी सूबे का, वो अपनी राय दे सकता है और वो कोई एक्शन कर सकता है। एक लिस्ट वो होती है जहाँ पे किसी सिचुएशन में कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसमें ये दोनों फैसला कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई है तो जो वज़ीर आज़म का फ़ैसला है वो सही माना जाएगा, उसको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। दूसरा रीज़न क्या है कि ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। दूसरा या इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक पार्लियामेंट है, उसके 2 ऐवान, उसके 2 हाउसेज़ हैं, जहाँ पे डिबेट होती है, पार्लियामेंटेरियंस जो आते हैं, किसी मुद्दे को लेके यहाँ पे बहस चलती है, उसके बाद फ़ैसला होता है और यहाँ पे पहले बिल पेश किया जाता है, फिर वो बिल अगर उसको अक्सरियत मिल जाए वोट की, तो वो क्या बनता है, वो लॉ बन जाता है। और उसको जब लॉ की आखिरी जो मरहल पे होता है उसको लॉ बनने के, तो वो भेजा जाता है सदर के पास। सदर उसको जो है सदर को उसको साइन करना होते हैं। अगर सदर साइन ना करे तो 15 दिन का डिले पड़ जाता है। अगर दोबारा भेजा जाता है सदर के पास, अगर सदर दोबारा भी साइन उस पे ना करे तो सदर की अप्रूवल के बगैर वो बिल पास हो जाता है और वो लॉ बन जाता है। तो इस सिचुएशन में सदर जो है जब 15 दिन के बाद दोबारा भेजा जाए, सदर क्या हो जाता है, सदर के पास कोई अथॉरिटी नहीं रहती है कि वो करे साइन या ना करे। बिल जो है वो उसने लॉ बनना होता है, क्योंकि उसको पार्लियामेंटेरियंस, उसको वज़ीर आज़म और उसकी कैबिनेट जो है वो अप्रूव ऑलरेडी कर चुकी होती है, क्योंकि वो अप्रूवल के बाद ही वज़ीर आज़म सदर के पास जाता है। इसमें वज़ीर ये होता है, लेकिन फिर भी जो सदर होता है उसको हमारे मुल्क में का जो है वो उसको हुकूमत जो मुल्क का सरबरा कहा जाता है, हेड ऑफ़ द स्टेट का टाइटल दिया जाता है। क्योंकि जो भी सिचुएशन, जो भी लॉ बनना है, जो भी किसी की तकर्री करनी है, किसी को अपॉइंट करना है, किसी सफ़ीर को चाहे या किसी गैर मुल्की सफ़ीर को पाकिस्तान में अपॉइंट करना है, वो भी सारी अथॉरिटी जो है वो भी सदर के पास है। उसके अलावा अगर यहाँ पे मुल्क में कोई मार्शल लॉ लगता है, अगर मुल्क में कोई इमरजेंसी, कोई जंग डिक्लेयर हो जाती है, उसको डिक्लेयर करने का हक भी जो है वो भी सदर के पास है। ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि जब फ़ौजें भेजनी हों, फ़ौजों के हवाले से उनके बजट में जो है मुख्तस की गई रकम को जो है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो, कैसे-कैसे करना है, वो वज़ीर आज़म कर सकता है। उसमें सदर की कोई अथॉरिटी नहीं है। सदर की बस नॉमिनल सी अथॉरिटी है, इसलिए इसको कहते हैं टिटुलर हेड ऑफ़ द स्टेट। जो हमारा सदर है, या कोई भी ऐसा सदर जो किसी पार्लियामेंट्री जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का हेड हो या फेडरल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम का हेड हो, उसको उसमें जो सदर होता है वो नॉमिनल सी उसकी हैसियत होती है, उसकी ख़ास ज़्यादा हैसियत नहीं होती है। जो पावर होती है वो सारी सर्कुलेट कर रही होती है वज़ीर आज़म और उसके कैबिनेट के गिर्द। वो ही फैसला करते हैं अपनी डिवीज़न का भी, अपनी वज़ारत का भी और फिर बाद में पूरे मुल्क का भी।
ये इस तरह से समराइज़। और उसके बाद होते हैं और भी बहुत सारे मुंसलिका महकमा जात होते हैं, मातहत दफ्तर होते हैं, जो क्या होते हैं जहाँ जिनके जो सरबराह होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो अपॉइंटेड होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। मतलब वो आला अफसर होते हैं, 20-21 ग्रेड के, 19 ग्रेड के, 17 ग्रेड के, मुख्तलिफ ग्रेड्स के होते हैं। वो क्या करते हैं, पूरे पूरे महकमे की सरबराही करते हैं और पूरे महकमे में चेक एंड बैलेंस रखते हैं, वहाँ पे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, और जो जिस तरह और जो हर इलाके की, हर डिवीज़न की जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं। और आगे इनको और ये एक महकमा नहीं होता, ये हर सफ़ेर, मतलब पुलिस का महकमा अलग होगा, ये जो है ट्रैफिक पुलिस का अलग होगा, एजुकेशन का महकमा अलग होगा, फिर एजुकेशन में अलग से आगे डिवीज़न होती है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका अलग होगा, जो प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन का है वो भी अलग है, गवर्नमेंट स्कूल जो इदारे हैं उनका अलग है। तो हर चीज़ को फिर बाद में एक-एक चीज़ की अलग से सरबराह होता है, और उनको कहते हैं मातहत दफ्तर, और वो जो मातहत दफ्तर में ओहदेदार बैठे होते हैं वो इसको संभाल रहे होते हैं। लेकिन हाँ, जो इलेक्टेड होता है वो होता है वज़ीर आज़म। उसके बाद वो पार्लियामेंट में से पार्लियामेंटेरियंस को, मतलब जो नेशनल असम्बली के हों, सेनेट के हों, उनको अपॉइंट करता है अपनी कैबिनेट में, और उसमें वो जो है वो ताकतवर होता है वज़ीर आज़म, कि वो अपनी विल के मुताबिक उनको रिप्लेस किसी और से कर सकता है, उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। मतलब कोई ऐसे हमने बहुत सारी ख़बरों में देखे होंगे रिसेंटली भी, कि वज़ीर आज़म मीटिंग करता है अपने जो मिनिस्टर्स के साथ और कैबिनेट मेंबर्स के साथ, जहाँ पे उसको लगता है कि ये वाला बंदा जो है ये काम इस तरीके से नहीं कर रहा, वो उसको रिप्लेस कर देता है एक नए से। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारी जो कैबिनेट है वो इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा बदली है। तो इनके नाम याद रखना भी इसीलिए मुश्किल हो जाता है कि हर रोज़ कोई ना कोई बदलाव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वज़ीर आज़म के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इसको बदल सके, ठीक है। फिर आ जाओ कि प्रोविंसेस का किस तरह से चलता है। प्रोविंसेस का जो सरबराह होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर, उसके बाद उसकी कैबिनेट होती है, चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट, फिर होते हैं उसके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स। प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के पास मतलब सिवाय फ़ौज के, मतलब सिवाय डिफेंस के, टैक्स के और जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, बाकी सारे के सारे जो काम हैं, सारे के सारे जो लॉज और अथॉरिटी है, वो भी चीफ मिनिस्टर को अपने सूबे के हवाले से दी जाती है। मतलब ये ऐसे नहीं है कि कोई पंजाब का चीफ मिनिस्टर है और वो केपीके के किसी मसले को हल कर रहा है। जो पंजाब का है उसने पंजाब में ही हल करना है अपना मसला, या पंजाब के मसले को ही हल करना है। केपीके का अलग से चीफ मिनिस्टर है, उसने अपने अपने मसले को हल करना है। तो लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसी भी मसले को पर्सनली इंटरफेयर करके उस मसले को अपने तरीके से कर सकता है, लेकिन यह है कि उसमें उसको मेजॉरिटी चाहिए होती है, उसमें लोगों का उसके राय चाहिए होती है। फिर उसके बाद अब देखो कि अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछे।